नमस्ते बिहार। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहाड़ों पर हो रही कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत इसके प्रकोप में है। दिल्ली से सटे इलाकों की भी कमोबेश यही स्थिति है। एनसीआर इलाकों में ठंडक बरकरार है। हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर दिखा। दिल्ली में घने कोहरे के कारण लोग परेशान नजर आए। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर आप देख पा रहे होंगे। कैसी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की सड़कों की नजर आ रही है। सुबह सुबह का वक्त हो और जब ऑफिस जाने की तैयारी आपने की हो तो सड़कों पर इस तरह के मंजर होने से जाहिर सी बात है दिक्कत होती है और कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं। आसपास के इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में कुहासे का कहर देखने को मिला है। और भागलपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। सुबह सुबह सिल्क सिटी कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आई। वहीं पछुआ हवा और कनकनी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। रात में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन दिन ढलने के साथ ही खिली धूप निकल जाती है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल जाती है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। सिल्क सिटी में मौसम का मिजाज बदला है। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं सिल्क सिटी अहले सुबह से ही कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। भागलपुर में लगातार तापमान गिरने से कहीं ना कहीं अब ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ गई है और इससे अब लोगों की जो परेशानी है वो अब कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। आज मौसम का मिजाज भागलपुर में बदला है, ठंड बढ़ गई है। बहुत आज ठंडक कल से बहुत ज्यादा ठंडक बढ़ गई है, बहुत है। और आज तो यार हवा चल रही है पछिया एकदम भार दो कि हम लोग चल नहीं सक रहे, निकल नहीं सक रहे हैं। और गाड़ी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ रही है। और गाड़ी में भी टेम्पो भी नहीं मिला। ड्यूटी काम करने वाले हम लोग आप कैसे करने जाएंगे। बहुत ठंडा इतना है कि जा नहीं सकते, गाड़ी नहीं मिल रही है। 1 घंटे से रुके में गाड़ी मोटर खती है। कुहासा भी नजर आ रहा है। कुहासा बहुत नजर आ रहा है, बहुत एकदम इसमें तो परेशानी अब बढ़ जाएगी लोगों, परेशानी बहुत बढ़ भी जाएगी। और घर से अपने ड्यूटी वाले आदमी भी नहीं निकल रहे हैं, नहीं कोई सैंडिस में चल रहे हैं, कोई रोड पर निकल भी नहीं रहे हैं। एकदम सुनसुनाटा हो रहा है। हम लोग हमारा नाम हुआ राजू, नाम हुआ। चलिए देखिए, आज अहले सुबह से जो सिल्क सिटी है वो कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। और कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर औरंगाबाद में स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके लिए सदर अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया। इस वार्ड के सभी बेड पर ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष चिकित्सक की तैनाती कर दी गई है। साथ ही आवश्यक दवाओं का भी इंतजाम कर लिया गया है। इधर नए वेरिएंट से पूरे देश में अलर्ट को लेकर सदर विधायक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों को गंभीरतापूर्वक जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। निपटने के लिए हम लोग एक 10 बेड का अस्पताल अलग से बनाए हैं। वैसे उसमें सारी तरह की दवाएं, ऑक्सीजन की 10 बेड पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करा दी गई है। वहाँ पे ऐसे मैनुअल में भी हम लोग ऑक्सीजन रखवा दिए हैं। सुधर संभल जाना चाहिए इन लोगों को। बार बार कोरोना का वार्ड भी हम लोग देख के आए हैं, है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड, और ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग देखे, फंक्शनिंग है, उसमें दिक्कत नहीं है। और इन लोगों को भी बैठक हो रही है लगातार कोरोना से निपटने के लिए। और बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार लगातार नए कदम उठा रही है और इसी दिशा में नीतीश कैबिनेट ने बिहार पर्यटन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है। इस नीति के लागू होने के बाद पर्यटन क्षेत्र में काफी वृद्धि की उम्मीद है, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। पर्यटन नीति के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लाभुकों और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन के तहत 10 करोड़ तक के निवेश में राज्य सरकार 30% तक की सब्सिडी देगी। ये राशि अधिकतम 3 करोड़ तक की होगी और इसी प्रकार 50 करोड़ तक के निवेश में 25% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ होगी। 50 करोड़ से ऊपर के निवेश में 25% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25 करोड़ तक होगी।
बढ़ते अगली खबर की ओर। सिवान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने झूनापुर में लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सभी ने संकल्प लिया कि वर्ष 2047 तक देश को हम आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ रही। और देश की 84 लाख से भी ज्यादा यहाँ आयुष्मान कार्ड बने, 84 लाख से ज्यादा। और ये क्या है, अगर किसी को जरूरत नहीं पड़े, भगवान नहीं करे, लेकिन अगर एक दिन के बच्चा को भी जरूरत पड़े या 100 वर्ष के बुजुर्ग को भी जरूरत पड़े, तो इस योजना से एक परिवार के कार्ड बनने का मतलब है कि उस परिवार के सारे लोगों का मुफ्त में इलाज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से मुफ्त में हो। और लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे। ईडी के सामने लालू नहीं होंगे पेश। लालू प्रसाद को ईडी ने समन भेजा था। नौकरी के बदले जमीन मामले में ये पेशी होनी थी। लालू प्रसाद पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। फिलहाल पटना में है लालू प्रसाद। लालू के वकील ईडी को जवाब देंगे। तेजस्वी यादव भी इससे पहले जब उनके लिए भी तारीख मुकर्रर की गई थी तो वो भी पेश नहीं हुए थे, यानी कि खुद सशरीर ना तो तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद रहे और ना ही आज लालू यादव की जब पेशी होनी थी तो वो भी वहां पर नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी जगह पर उनके वकील ईडी को जवाब देंगे। तो लालू प्रसाद से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अमित इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बताइए कि आज इस मामले में क्या कुछ सुनवाई होनी थी और लालू प्रसाद यादव किन कारणों की वजह से वहां पर नहीं पहुंचेंगे? देखिए, आज जो है लैंड फॉर जॉब मामले में ही सुनवाई होनी थी। लगभग 600 करोड़ की अवैध संपत्ति से जुड़ा मामला है, जिस मामले में ईडी जो है वो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है वो चूंकि पटना में ही बने हुए हैं, ऐसे में वो नहीं जाएंगी, यह स्पष्ट हो चुका है। तो इस स्थिति में लालू प्रसाद यादव की ईडी के समक्ष पेश नहीं होने का जो वजह है, कारण है, वो अपने वकील के माध्यम से लालू प्रसाद यादव ईडी को जो है वो जवाब देंगे, वजह बताएंगे और इसके बाद ईडी जो है वो अपना कदम क्या लेती है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब 22 तारीख को तेजस्वी यादव को ईडी के समक्ष पेश होना था, ईडी ने सम्मन भेजा था तो तेजस्वी यादव नजरअंदाज किए थे और ठीक उसी अंदाज में आज लालू प्रसाद यादव भी ईडी के नोटिस नहीं लिए हैं। तो क्यों नहीं लिए, क्या वजह रही है, इसके कारण जो है वो बताने होंगे और लालू प्रसाद यादव अपने वकील के माध्यम से हो सके तो ईडी को बताएंगे कि क्यों वो पेश नहीं हुए हैं। और जैसा जानकार है उनसे जो बात हुई है हमारी, तो उनका कहना है कि ईडी अगला नोटिस भी सर्व कर सकती है। देर शाम तक आज ईडी अगला जो नोटिस है वो लालू प्रसाद यादव को भेज सकती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तेजस्वी यादव जब 22 तारीख को पेश नहीं हुए तो 5 जनवरी को पेश होने का नोटिस जो है ईडी ने एक बार फिर तेजस्वी को थमाया। तो हो सके तो ठीक उसी तरह से नोटिस जो है वो लालू प्रसाद यादव को भी मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है विपक्षी नेता जो है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, लगातार ये तमाम जो लोग हैं वो ईडी के नोटिस को नोटिस नहीं ले रहे हैं, जांच एजेंसियों के नोटिस को नोटिस नहीं ले रहे हैं। तो इस पर सियासत भी हो रही है। लगातार जो बीजेपी है या केंद्र सरकार के बाकी लोग हैं, उनका कहना है कि जांच एजेंसियों के नोटिस को नोटिस नहीं लेना भारी पड़ेगा। बहरहाल ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन सबसे अहम बात है कि जांच एजेंसी जो है वो पूछताछ करना चाहती है। जो तथ्य उनके हाथ लगे हैं, पिछले दिनों जो छापेमारी किया था ईडी ने लालू प्रसाद यादव और उनके साथ साथ 22 उनके जो करीबी थे उनके ठिकानों पर जब छापेमारी किया था, तो उस समय जो साक्ष्य उनके हाथ लगे हैं उसी आधार पे एक सवाल की फहरिस्त ईडी ने तैयार की है और उसी के जवाब चाहती है, चाहे तेजस्वी हो या लालू प्रसाद यादव हो, सभी से वो जवाब चाहती थी। लेकिन न तो तेजस्वी ईडी के समक्ष पेश हुए अब तक और न ही लालू प्रसाद यादव जो है वो आज ईडी के समक्ष पेश होने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं ईडी की जो सवाल की फहरिस्त है वो धरी के धरी आज रह जाएगी और इसका जवाब ईडी आज न तो कल जरूर हासिल करना चाहेगा लालू प्रसाद यादव से। बहरहाल देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव कब कोर्ट में पेश होंगे, कब ईडी के समक्ष जो है वो पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार को पटना पहुंचे, जहां से सीधे पटना सिटी गुरुद्वारा
पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका। हरदीप सिंह पुरी पटना सिटी गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन के लोगों से बातचीत की है। हरदीप पुरी ने डेवलपमेंट को लेकर कहा कि पटना में बहुत काम पेंडिंग है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो विकास की गति में है, आज हम दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5वें स्थान पे है। बहुत जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व भर की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होगी, बहुत ही जल्द। और ये सब ऐसे मौके पे बाल दिवस मनाना और जो शहादत है साहिबजादों की, उसको याद करना, ये मैं समझता हूँ हमारी देश को भारत को जिसको 2047 तक विकसित देश बनाना है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह की पुत्र जिन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया और अपनी शहादत दे दी थी, उन्हीं की याद में आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाना है 26 दिसंबर के दिन को। और इसी मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय स्थित एक गुरुद्वारे में पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु के दरबार में मत्था टेका। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग लगातार सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं। देखिए, आज देश के अंदर घमंडिया गठबंधन कभी अखिलेश यादव बुलवाते हैं, कभी लालू यादव और नीतीश कुमार बुलवाते हैं, कभी कांग्रेस राहुल बुलवाते हैं स्टालिन की पार्टी से। ये जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैं उनसे कहता हूं कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हिंदू धर्म ही, सनातन ही, सिख ही भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत का अभिप्राय है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के सचिव मिलिंद परांदे पटना पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों से सबसे पहले रामलला का दर्शन करने की बात कही। विश्व हिंदू परिषद बिहार में वैसे परिवारों को रामलला का दर्शन कराने ले जाएगा। कार्यकर्ता इसमें लगे हुए थे इस आंदोलन में, वो 26 तारीख को वहां पहुंचेंगे, 27 से दर्शन वो करेंगे। तो बिहार से भी कार्यकर्ता जाने वाले हैं, मगर सामान्य समाज तो दूसरे दिन से ही चालू हो जाएगा, 23 तारीख से ही जाना शुरू हो जाएगा। पूर्ण देश भर के श्रद्धालु 23 तारीख से ही आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त सब सामने आ रहा है, पास आ रहा है, वैसे वैसे राम मंदिर का काम भी बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम जन्मभूमि की कुछ नई तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में आकार लेते राम मंदिर की झलक है। तस्वीरों में शानदार नक्काशी स्पष्ट दिख रही है और इन तस्वीरों में मजदूर राम मंदिर पर नक्काशी का कार्य करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि राम मंदिर का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। तस्वीरों में दिख रही ये नक्काशी दर्शा रही है कि राम मंदिर बेहद खूबसूरत और भव्य दिखाई देगा। आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होगा। और आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत देवघर आए। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से वो सीधे माथा बांध स्थित आरएसएस कार्यकर्ता के घर पहुंचे और इस मौके पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ता के घर पर विश्राम करने के बाद वो बैद्यनाथ गार्डन सभागार में गए और यहां उन्होंने क्षेत्रीय और प्रांतीय टोली के साथ परिचय किया। इसके बाद वो सत्संग नगर के सत्संग आश्रम गए। मोहन भागवत ने यहां श्री श्री ठाकुर जी के मंदिर में शीश नवाया। आश्रम के आचार्य देव जी से शिष्टाचार मुलाकात भी की है।
अगली खबर पटना सिटी से, जहां गमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब दीदी की रसोई से भोजन मिल सकेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीदी की रसोई का उद्घाटन किया। इस मौके पर नालंदा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर उषा कुमारी और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने दीदी की रसोई खुलने पर खुशी जताते हुए बताया कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मरीज को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध हो सके, इसे लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। हाँ, करीब 50-60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और खाना इन लोगों से बनवाया जाएगा। ये लोग खाना सर्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो है सो जैसा हमारे सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि गुणवत्तापूर्वक खाना मिले, स्वस्थ रहे मरीज, खाना खा के बीमार ना हो और हाइजीन का जरूर ध्यान रखे ये लोग। आज से अस्पताल में दीदी की रसोई शुरू हुई है। अभी ये लोग सभी मरीजों का पथ्य जो है ये यही बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किचन को भी मैनेज करेंगे। आउटसोर्स से अब यहाँ पर कोई पहले वाला इंतजाम नहीं है। और बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पटना के रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 7 लोगों को नशे की भारी खेप के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 6 लाख रुपए कीमत की स्मैक जब्त की है। सदर एएसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि कुल मिलाकर 6 लोगों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से लगभग 500 ग्राम स्मैक बरामद हुए। ने छापेमारी की और इसमें सफलता जो है 534 ग्राम स्मैक जो है बरामद किया गया और साथ ही वहीं से जो है 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। 6 अभियुक्तों से जब पूछताछ की तो उसमें एक जो इन्होंने अपनी मेन सरगना है उनका नाम बताया जो कि हिमांशु उर्फ बिट्टू, जो मुंगेर के रहने वाले हैं, जिन्हें आज मुंगेर पुलिस की हेल्प से जो है गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ अभी जारी है कि इसमें और कौन कौन जो है मेजर लोग संलिप्त हैं और आशा है इसमें और भी जो है अहम नाम आएंगे और उन पर हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, छात्रा सलोनी की मौत मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। रेल पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को पकड़ लिया है। झपट्टा मार गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। रंजीश, शौकत अली, जबरेज आलम अरेस्ट हुए हैं। सुगौली स्टेशन पर छात्रा सलोनी से छिनतई की गई थी। सलोनी दारोगा भर्ती परीक्षा देने जा रही थी। मोबाइल छिनतई के दौरान सलोनी ट्रेन से गिर गए। हाथ पैर कटने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इसी मामले में पश्चिमी चंपारण के मझौलिया के रहने वाले रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। रंजीत ने बताया कि उसने शौकत अली उर्फ झुन्ना के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। लूटे गए मोबाइल फोन को आरोपी जबरेज आलम को बेचा गया था। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम की कोल्हान जंगल में एक बार फिर से भाकपा माओवादी की ओर से लगाया गया आईईडी बम बरामद हुआ है। दरअसल सुरक्षा बलों के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले हुए थे और तभी गोइलकेरा के माराधीरी गांव के पास 4 किलोग्राम वजन का आईईडी बम जब्त हो गया। इस बम को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था, पर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने उससे पहले ही बम का पता लगा लिया और उसे नष्ट कर दिया गया। अगली खबर लातेहार से आपको बताएं, जहां पुलिस ने टीएसपीसी के जोनल कमांडर सहदेव गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। गंझू किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, तभी उसे बालूमाथ के हेसलबाड़ जंगल से धर दबोचा गया। उसके पास से देसी पिस्टल, कई कारतूस मिले हैं। उस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज है। साथ ही कई ठेकेदारों से लेवी मांगने का आरोप लगा है। राजेंद्र साहू का हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद एक प्रेस रिलीज निकाला गया था जिसमें कि उसकी जिम्मेवारी ली गई थी। वही ये प्रवक्ता भी टीएसपीसी का इसी के द्वारा किया गया था। तो लातेहार वगैरह जो एरिया पड़ता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी गई थी टीएसपीसी के द्वारा और ये फिलहाल आक्रमण जी के कहने पर अपने दस्ते के साथ
बालूमाथ थाना क्षेत्र में आया हुआ था और जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने एक अभियान निकाला और इसको गिरफ्तार किया। खबर पाकुड़ से आपको बताएं, जहां नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस मौके पर रेलवे फाटक से लेकर कालिकापुर मोड़ तक फुटपाथ पर बुलडोजर चलाए गए। जेसीबी के जरिए 30 से ज्यादा दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। एसडीओ के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बुलडोजर लेकर निकले और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में गहरी नाराजगी दिखी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।